ओके भाई, तो आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का ये हर्यक वंश और मौर्य काल की सेकंड क्लास है। ठीक है, इसके पहले हमने प्राचीन भारत के प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास हम पहले करा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ना देखी हो तो वो लोग क्लास देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेक कर लें। और ये हमारे हर्यक वंश की पहले भी एक क्लास हो चुकी है, इसकी सेकेंड क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे? कौन से धर्म के? तो सही ऑप्शन है आपका जैन धर्म के। ठीक है, देखिए जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला, ये कहां पर है? मैसूर में, वहां पर चले गए थे। और 298 ईसा पूर्व के लगभग श्रवण बेलगोला जो मैसूर में है में उन्होंने जैन धर्म के अनुसार उपवास पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया। इसे जैन धर्म ने क्या कहा गया? संलेखना कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे थे? तो वो था आपका श्रवण बेलगोला। अगला प्रश्न है, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गई थी? ठीक है, बनाई गई थी। तो कौन सी झील थी वो? सुदर्शन झील। देखिए इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। किसने कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। अशोक के राज्यपाल यवन तुशास्क ने बाद में उसमें से नहर निकाली। ओके, तो नहर किसने निकाली थी? तुशास्क ने। और रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूटने पर उसके प्रांतीय शासक सुविशाख, उसका नाम था सुविशाख, ने उसकी मरम्मत कराई थी। तो 3 बार इस पर देखिए वर्क हुआ है सुदर्शन झील पर। अगला प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का। देखिए बिंदुसार भारत का दूसरा मौर्य सम्राट था। वह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र एवं अशोक का पिता था। यानी बिंदुसार का पुत्र कौन होगा? अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? देखिए करेक्ट ऑप्शन है अशोक। अशोक मौर्य राजवंश का महान शासक था। यह बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो महान अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो मौर्य वंश के। देखिए इसी प्रश्न को कितना घुमाकर कितनी तरह से पूछा गया है। अशोक डैश डैश राजवंश के एक सम्राट थे। कौन से? मौर्य के। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध शासक था अशोक। देखिए असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता था पूरा भारत। ठीक है, मतलब केवल असम को छोड़ दीजिए और सुदूर दक्षिण का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दीजिए, बाकी पूरे भारतवर्ष में अशोक का साम्राज्य था। अगला प्रश्न है, कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था? कंटक शोधन, तो वो था आपका मौर्य साम्राज्य में। देखिए कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन मौर्य साम्राज्य में था। ठीक है, कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय तथा धर्मस्थी दीवानी न्यायालय था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश कौन था? प्रतिष्ठा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो कौन था वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली थी? 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी, जिन्होंने सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित करवाए थे? ठीक है, किसने? अशोक ने। देखिए, अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो उस पुत्री का क्या नाम था? उसकी संघमित्रा। देखिए, संघमित्रा को अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र के साथ श्रीलंका, उस समय क्या नाम था? सिंघल द्वीप, वह ताम्रपर्णी के नाम से भी ज्ञात था, में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था? तो ब्राह्मी लिपि को किसने समझा था? जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा था, जिसमें उन्होंने सिक्कों पर लिखित द्विलिपि अंकनों की सहायता ली और उन्होंने ब्राह्मी लिपि का प्रथम वाचन दिल्ली के टोपरा अभिलेख के उत्कीर्ण अक्षरों से किया था। किससे किया था? दिल्ली का जो टोपरा अभिलेख है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। देखिए, अशोक के अधिकांश शिलालेख या अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेख, शाहबाजगढ़ी और मानसहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर कैसी है? खरोष्ठी है। शाहबाजगढ़ी और मानसहरा, ठीक है, कैसी लिपि है? खरोष्ठी लिपि है यहाँ पर, बाकी सब जगह ब्राह्मी लिपि है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए गए हैं। कर्नाटक के निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर अशोक के लघु शिलालेख नहीं मिले हैं? तो सही ऑप्शन है रूपनाथ। देखिए, दिए गए विकल्प में सभी स्थानों से अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं, सभी स्थानों से, चारों स्थानों से, लेकिन जो रूपनाथ है वो कर्नाटक में स्थित ना होकर मध्य प्रदेश में है, यानी एमपी में है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य के बाद कौन सा था? मौर्य के बाद था शुंग वंश। देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था? तो कौन था? वो था बिंबिसार। ठीक है। देखिए, मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। शेष अन्य शासक सभी मौर्य वंश से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे आज मौर्य वंश के भी हो गए टॉपिक। तो अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ओके।